अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अभी आई शहजादे हजूर शबनमी जल्दी से बाहर निकल गई। मादर मलका फिर बैठ गई थी। एक इंतहाई खुश ज़ायका मशरूब से हमारी तवाज़े की गई। इस मशरूब के पीने के बाद बदन में कुव्वत आ गई थी और तबीयत बड़ी हल्की महसूस होने लगी। तकरीबन 10 मिनट के बाद रासम आया। आते ही वो तालूत के कदमों से लिपट गया। मेरे आका, मेरे शहजादे। वो तालूत के पैरों से मुंह रगड़ते हुए कह रहा था, छोड़ यार, तू भी बस यूं ही निकला। मेरी मजबूरियों पर निगाह करें शहजादे, मेरी मजबूरियों को नज़रअंदाज ना करें। आपको क्या मालूम रासम पर दिन रात किस तरह गुजरे हैं। रातम तो किसी लम्हे आपसे दूर नहीं रहा, हमारी कोई मदद भी नहीं कर सकता था। शहनशाह हजूर ने सख्ती से मना कर दिया था कि मैं आपके मामले में टांग ना उड़ाऊं। रासम ने गर्दन झुकाकर कहा। फिर हमें यहाँ क्यों लाया गया? तालूत ने नागवारी से कहा। इस बात का रासम से कोई जवाब नहीं दिया। अब्बा हजूर ने हमारे साथ हमेशा सख्ती का सलूक किया है। अम्मी, आप ज़मीन के लोगों को सज़ा देने पर तुली हुई हैं। क्या मेरे बारे में आप अब्बा हजूर से बात नहीं कर सकती थीं? तालूत ने कहा। मादरे मलका खामोशी से सर झुकाए सोचती रहीं। फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, रासम, हमें हकीकत बताओ। क्या अर्ज करूं मलका हजूर, आप जानती हैं मैं इस वक्त से यूसुफ इब्रान का खादम हूँ। जब उनकी और मेरी उम्र 3 साल थी, यूसुफ इब्रान ने मुझे कभी खादम नहीं समझा और एक दोस्त का दर्जा दिया। चुनाचा जब वो ज़मीन पर गए तो मैं उनके साथ था। इस तरह मैं भी शहनशाह की निगाहों में मातूब था। हालात दुरुस्त होते चले गए। फिर एक बदमाश साधु ने चालाकी से इब्रान को आग में गिरा दिया और उनकी सारी कुव्वतें सलब हो गईं। ये एक आम इंसान रह गए। चुनाचा अब मेरी आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुंच सकती थी। फिर जब ये मज़ीद परेशानियों में फंसे तो मैं मजबूरन शहनशाह के हजूर हाजिर हुआ। मैंने दरख्वास्त की कि शहजादे की मदद की जाए तो शहनशाह हजूर ने मुझे कैद कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं भी इनका नाफरमान हूँ। तवील अरसे के बाद ये कैद ख़त्म हुई और मुझे यूसुफ इब्रान के हालात मालूम करने की हदायत की गई। सो मैंने ज़मीन पर देखा चंद लोग उनके साथ सख्ती कर रहे थे। मैंने शहनशाह को इत्तला दी तो उन्होंने कुछ लोगों को भेजकर उन्हें यहाँ बुला लिया। मलका ने गर्दन हिलाई और फिर बोली, तुम क्या चाहते हो इब्रान? कुछ नहीं माँ, मैं ज़मीन की सख्तियाँ बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं वहाँ जाऊँगा ज़रूर। क्या ये मुमकिन नहीं कि तुम कुछ तवक्कुफ़ करो? नहीं मेहरबान माँ, आखिर क्यों? ज़मीन के हालात में मैंने वहाँ कुछ लोगों से राब्ता कायम किया है, मेरी भी ज़ुबान है। तुम उन लोगों की निशानदही करो, वहाँ उनकी अमदाद की जाएगी। मुझे कबूल नहीं, मुझे अपने बाप की मानत ज़िद्दी हो। मलका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं शर्मिंदा हूँ। खैर, हम शहनशाह से गुफ्तगू करेंगे और वो गुफ्तगू मेरे हक में होगी। माँ से गलत तवक्का रखते हो? हरगिज़ नहीं, तालूत ने जवाब दिया। काफ़ी देर तक मलका आलिया हम दोनों से गुफ्तगू करती रहीं और फिर वो कनीज़ों को हमारी खबरगिरी की हदायत करके चली गईं। तालूत ने एक गहरी सांस लेकर मेरी तरफ देखा। जी, वो आहिस्ता से बोला। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। फर्मा बरदारी के सारे रिकॉर्ड आप यहीं ना तोड़ें, क्या समझे? कुछ नहीं समझा यार, मैंने बेबसी से कहा। आपने मलका की इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं किया, बल्कि इस सुकून की दुनिया में भी रहने पर आमादा थे। यार तालूत, खुदा के वास्ते इन मामला से मुझे जिस कदर दूर रख सको रखना। मैंने ज़िंदगी में कभी माँ नहीं देखी। माँ की आंखों से छलकती हुई ममता मुझे मफलूज कर देती है। मैं माऊफ होकर रह जाता हूँ। मुझसे कोई बात कराई तो वो भी गलत ही होगी। ठीक है भाई, मैं अकेला ही फंसा हुआ हूँ, मगर अब हो गया क्या? तूफान आएगा, गरज चमक होगी, नतीजा उसके बाद ही जाहिर होगा। खुदा महफूज रखे, हालात गलत रुख भी इख्तियार कर सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं,
तुम परवाह ना करो, आखिर में वही होगा जो मैं चाहता हूँ। हाँ, एक उम्मीद बन गई है। क्या? अगर हालात मुवाफक हो गए तो मुमकिन है मेरी बादशाहत मुझे मिल जाए। खुदा करे ऐसा ही हो, मैंने खुलूसे दिल से कहा, और फिर हम दोनों खामोश हो गए। हमारी तकलीफ ऐसी नहीं थी कि हम बिस्तर पर पड़े रहते, लेकिन बहरहाल माँ का हुक्म था, इसलिए हमें रात तक बिस्तर पर रहना पड़ा। हाँ, रात को मलका आलिया बेनफ्से नफीस हमारे पास आईं। कैसे हो बच्चों? उन्होंने पूछा। माँ की दुआ है, मैंने जवाब दिया। खाने के कमरे में चल सकोगे? हम बिल्कुल ठीक हैं माँ, सिर्फ आपके हुक्म से बिस्तरों पर रहे हैं। शुक्र है खुदाए कुद्दूस का, माँ तालूत आहिस्ता से बोला। मलका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बाबा हजूर से गुफ्तगू हुई? हाँ। कैसा मौसम है? बहुत खराब। और फिर मैंने खाने के कमरे में नहीं जाऊंगा, तालूत जल्दी से बोला। नहीं, चलो तो बेहतर है। बहरहाल तुम्हें उनका सामना तो करना पड़ेगा, यूं भी वो तुमसे मिलने के लिए बेचैन हैं। आरफ, तालूत ने मुझे पुकारा। जी, मैंने आहिस्ता से कहा। मेरे लिए एक काम कर सकते हो? कर सकता हूँ, मैंने मुस्तदी से कहा। पहले काम सुन लो, फिर फैसला करना। मामूली काम नहीं है, तालूत ने मस्करे अंदाज में कहा। दिल चाहे सुना दो, बहरहाल मैं आमादगी का इजहार कर चुका हूँ, मैंने सुकून से कहा। तो मेरे भाई, काम ये है कि हम दोनों यकसा लिबास पहनकर बाबा हजूर के सामने जाएंगे। इब्तिदा उनके गुस्से से होगी, वो वक़्त तुम उनके सामने गुजारना, और जब उनका गुस्सा उतर जाए तो बता देना कि तुम यूसुफ इब्रान नहीं बल्कि आरफ हो। मलका हंस पड़ी। बड़े खुदगर्ज दोस्त हो इब्रान, दोस्त के सर मुसीबत डालना चाहते हो। हम लोग अपनी मुसीबतें तकसीम कर लेते हैं माँ। कुछ मुसीबतें बर्दाश्त करने में मैं माहिर हूँ और कुछ में आरफ। अब ये मुसीबतों की नौइयत होती है कि कौन सी मुसीबत आसानी से बर्दाश्त कर सकता है। अच्छा, शरारत नहीं, जल्दी तैयार हो जाओ। माँ, खुदा के वास्ते मुझे इस मंदिर से गुजर जाने दो। आरफ मेरी मदद पर आमादा है, तुम उसे ना रोको। ये तो सोचो इब्रान कि वो हमारा मेहमान है, बाद में सोच लेंगे, तालूत शरारत से बोला। भाई, जैसे तुम लोगों की मर्जी, तुम्हारा दोस्त है, तुम जानो, मलका ने मुस्कुराते हुए कहा, और तालूत ने मेरे शाने पर हाथ मारा। तैयार हो जाओ उस्ताद, तैयार हो जाओ भाई। एक बात का वादा करो, कुर्बानी से पहले की दुआ याद है तुम्हें? बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारी कुर्बानी हलाल होगी, परवाह मत करो। अच्छा, तुम लोग तैयार होकर आ जाओ, मैं खाने के कमरे में तुम्हारी मुंतजिर हूँ, मलका ने कहा और बाहर निकल गईं। आप वादा कर चुकी हैं माँ कि आप इस मामले में खामोश रहेंगी, तालूत चीख कर बोला। इसके बाद हम तैयारियां करने लगे। हम दोनों ने यकसा लिबास पहना, मशा ताउस ने हमें संवारा, और फिर हम दोनों शबनमी के साथ खाने के कमरे की तरफ चल पड़े। तालूत की ना जाने क्या कफियत हो, हालत मेरी भी खराब थी। खाने के कमरे में शहनशाह मौजूद थे। कहरो गजब का पीकर, कुशादा पेशानी पर बल, बड़ी बड़ी आंखों में सुर्खी, देखकर ही हालत खराब होती थी। लेकिन हम दोनों को यकसा देखकर थोड़ी सी उलझन साफ महसूस की गई, और फिर मेरी बदबख्ती के मुखातब भी मुझे ही किया गया। इधर आओ, बैठो। बादलों की गरज अल्फाज में ढल गई। मजाल थी कि जो ना जा बैठता। नालायक हो, अहमक हो, बोलो, एतराफ करो। जी, मैं सहमे हुए अंदाज में बोला। मुझे अहमक समझते हो? जी नहीं, मैं जल्दी से बोला। दुश्मन हो तुम्हारा? हरगिज नहीं। फिर तुमने मुझसे फरेब क्यों किया? मुझसे नाफरमानी क्यों की? क्या मैं तुम्हें सजा नहीं दे सकता? मैं खामोश रहा। देख लिया इस दुनिया को जो तुम्हारी निगाहों में बहुत खूबसूरत थी, कैसा पाया? क्या अब भी वो तुम्हारे लिए दिलकश है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आहिस्ता से जवाब दिया। फिर किसने किया? बोलो, फिर किसने किया? मैंने तुमसे कहा था कि तुम चले जाओ, शहनशाह पुरजलाल अंदाज में बोले। जी, वो मेरी हालत वाकई खराब हो रही थी। बस बकवास बंद करो, तुम निहायत नाफरमान हो। तुमने हुक्म अदूली की है, तुमने तलाश करने वालों को बेवकूफ बनाया, तुमने वो कुछ किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मैं खामोश हो गया। शहनशाह ने गुस्से में बहुत कुछ कहा, और फिर उनका गुस्सा ठंडा होने लगा। वो नरम हो गए। फिर उन्होंने दूसरे लोगों की तरफ देखते हुए कहा, खाना शुरू करो। और सब खामोशी से खाने में मशगूल हो गए। खाना निहायत खामोशी से खाया गया। खाने के बाद शहनशाह बिल्कुल पुरसकून थे।
वो कौन था जिसने तुम्हारी कुव्वतें छीन ली? जी मेरी, मैंने फिर घबराए हुए अंदाज में कहा। और वो कौन थे जो तुम्हें अजियत दे रहे थे? क्या चाहते थे वो तुमसे? शहनशाह ने पूछा। कब तक वो गरीब हदफे मलामत रहेगा? बल आखिर मलका से मेरी हालत ना देखी गई। क्या मतलब? हमारे यहाँ इससे कबल मेहमानों के साथ ये सलूक नहीं किया गया। मलका ने कहा। आपकी बात हमारी समझ में नहीं आई मलका। ये मेहमान कहाँ से हुआ? ये मेहमान ही है। क्यों? क्या ये फिर वहीं जाने का इरादा रखता है? ये बेचारा तो कोई इरादा नहीं रखता, मलका ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर मेहमान क्यों? इसलिए कि इसका नाम आरफ है। क्या मतलब? शहनशाह चौंक पड़ा। अपने के बेटे को भी नहीं पहचानते आप? अपने खून की बू भी नहीं महसूस कर सकते? कैसे बाप हैं? क्या मतलब हुआ इस बात का? कौन हो जी तुम? इस बार शहनशाह ने बराह रास्त मुझसे सवाल किया। आरफ, मैं मलका की बात नहीं झुटला सकता था। और इब्रान वो है? शहनशाह हैरत से बोले। जी, मैंने जवाब दिया और शहनशाह बेसाख्ता मुस्कुरा पड़े। फिर वो संजीदा होकर खड़े हो गए और ये पाजी खामोश बैठा रहा। बाबा हजूर, तालूत दौड़कर शहनशाह के कदमों से लिपट गया। अब आपका गुस्सा ठंडा हो गया है तो दोबारा उसे आवाज ना दें, दोबारा नाराज ना हो बाबा हजूर। अरे अहमक, मैं इस बच्चे को बिला वजह, कोई हर्ज नहीं है, मैंने इसे पहले ही तैयार कर लिया था। मुआफ करना बेटे, मैंने तुम्हें मुआफ करना। शहनशाह नरम लहजे में बोले। जी कोई बात नहीं, मगर तुमने भी तो नहीं बताया। ओफो, तुम दोनों इस कदर हम शक्ल हो कि हम धोखा खा गए। शहनशाह मुस्कुराते हुए बोले। कोई बात नहीं है बाबा हजूर, वो फराख दिली से कह रहा है। तालूत बोला। तुम निहायत नालायक हो, क्या समझे? शहनशाह उसे उठाकर सीने से लगाते हुए बोले और फिर वो मेरी तरफ रुख करके बोले। आओ, तुम भी हमारे सीने से लग जाओ, तुम हमारे ही बेटे हो। तुम्हारी मेरी तरफ से सआदतमंदी से हम बहुत खुश हुए। लेकिन बेटे, तुम दरमियान में बोल क्यों नहीं पड़े कि तुम इब्रान नहीं हो? बोल कैसे पड़ता? तुम्हारे शरीर बेटे ने उससे कह दिया था क्या? यही कि इसके बदले डांट वही सुन ले। ओहो, इसका मतलब है कि इब्रान का हम शक्ल आला ज़रफ़ का इंसान है और एक अच्छा दोस्त। शहनशाह मुस्कुराते हुए बोले। और क्या आपका बेटा जमीन के गंदे इंसानों को दोस्त बनाता फिरेगा बाबा हजूर? तालूत जल्दी से बोला। बस तुम निहायत नालाक हो। रासम को बुलाएं बाबा हजूर और उससे मालूम करें कि मैंने जमीन पर कितनी नालायकियां की हैं। क्या मतलब? मैं दोबारा जमीन पर वापस जाना चाहता हूँ बाबा हजूर। तालूत ने कहा। मेरे गुस्से को आवाज ना दो इब्रान, मेरा जाना अद हद जरूरी है बाबा हजूर। क्यों? इसलिए कि जो काम मैंने वहाँ शुरू किए हैं वो अधूरे पड़े हैं। कैसे काम? इंसानियत की फलाह के काम। रासम आपके सामने झूठ बोलने की जुर्रत नहीं कर सकता। इससे पूछिए जमीन पर जाकर मैंने क्या किया है। मैंने अपनी कुव्वतों से तामीरी काम किए हैं। मैंने जमीन पर सिसकते हुए इंसानों के दुख दूर करने के अलावा कुछ नहीं किया बाबा हजूर। और अभी बहुत से ऐसे हैं जिन्हें मेरी जरूरत है। इब्रान बेटे, जमीन बहुत वसी है, उसके रहने वाले अजीब हैं। उन्होंने अपने लिए खुद मसाइल पैदा किए हैं। तारीख उठाकर देखो, जमीन क्या थी, इसके रहने वाले किस कदर पुरसकून थे। आसमान से रिज़्क उतरता था, इन्होंने वो रिज़्क खो दिया और अपने लिए गोनागू दुश्वारियां पैदा करते रहे। तुम उनमें से किस किस का दुख बांटोगे? दुनिया तो दुखों की आबादी है। जिस कदर भी हो सके बाबा, जो भी सामने आ जाए। आपका कहना ठीक है, इंसानों ने खुद भी अपनी मट्टी पलीद की है, लेकिन उनमें से बहुत से ऐसे भी हैं जो बेगुनाह हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारा काम नहीं है बेटे। आपने मुझे तालीम तो यही दी है बाबा हजूर कि जिस कदर नेकियां समेट सकते हो समेट लो। वो सिर्फ तुम्हारी कोशिश होगी और तुम्हारे काम आएगी। तालूत ने कहा। हाँ, ये ठीक है, लेकिन क्या नेकियां की हैं तुमने जमीन पर? शहनशाह के अंदाज में फिर जल्लाहट पैदा होने लगी। तालूत ने उनके खूब गिरफ्त की थी और वो लाजवाब हो गए थे। नेकियां गिनाई नहीं जा सकती बाबा हजूर। बस इतना अर्ज करूं कि जो सरे आम रुस्वा होने वाले थे, मैंने उन्हें रुस्वा ना होने दिया। जो सफाक और जालिम इंसान की कैद में तलमला रहे थे, मैंने उन्हें उनकी कैद से छुड़ाया। आपको अगर अपने दिए हुए सबक पर एतमाद है तो आप समझ लें कि मैंने मजलूम को नज़रअंदाज नहीं किया। लेकिन इब्रान बेटे,
और आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें मेरी तरफ लगी हुई हैं। उनका रुआ रुआ मुझे पुकार रहा है, मेरा इंतजार कर रहा है। कौन है वो जिन्हें मैंने अमदाद की आस दिलाई है। लेकिन ये दुनिया, मेरा मतलब है शहनशाह ज़ेर होते जा रहे थे। आपकी दुनिया सुकून की दुनिया है। आपने अपनी दुनिया को सुकून देने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी है। मैं बेसुकून दुनिया के चंद लोगों की मदद करना चाहता हूँ, तो आप मुझे रोक रहे हैं बाबा हुजूर, आप मुझे मना कर रहे हैं। मैंने कब मना किया है? शहनशाह झल्ला कर बोले। फिर ये बरहमी क्यों है, ये नाराज़गी क्यों है? क्या मैं तेरा बाप नहीं हूँ? बेफजले तआला मैं एक आला नस्ब का बेटा हूँ। ये तेरी माँ नहीं है बाबा हुजूर। हमें तेरी ज़रूरत नहीं है, हम तुझे नहीं देखना चाहते। आपकी मोहब्बत सर आंखों पर। लेकिन क्या आप इस बात पर आपको मुसर्रत नहीं होती कि आपका बेटा दुखी इंसानियत की खिदमत करके अपना फ़र्ज अंजाम दे रहा है? दुनिया में जाकर तूने और जो कुछ भी किया हो इमरान, बहरहाल तू चर्ब ज़बान ज़रूर हो गया है, बातें बहुत अच्छी कर लेता है। बल आखिर शहनशाह के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने जो कुछ कहा है ठीक है, लेकिन इमरान हमारा क्या होगा? अगर आप बेखुशी मुझे इजाज़त दें तो मैं एक तजवीज़ पेश कर सकता हूँ माँ। कैसी तजवीज़? शहनशाह ने कहा। मैं दुनिया के किसी भी हिस्से में हूँ, हर माँ की 2 रातें अपनी दुनिया में गुजारूंगा। ओहो, शहनशाह ने उसे घूर कर देखा। काफ़ी चालाक हो गया है ये मलका। हाँ, मैंने महसूस किया है। फिर आपका क्या मशवरा है? शहनशाह ने पूछा। इसकी तजवीज़ मुनासिब मालूम होती है तो सुनो यूसुफ इमरान, जिस रोज़ चांद डूबे तुम यहाँ पहुँच जाओ। चांद के डूबने वाली रात और निकलने चांद की रात तुम यहाँ गुजारोगे और सख्ती से इस वादे की पाबंदी करोगे। मैं वादा करता हूँ आपके हुक्म की तामील करूँगा। ठीक है, तब मैं तुम्हें इस दुनिया में जाने की इजाज़त देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा हुजूर, बराह करम हम दोनों को वहीं पहुंचवा दें जहां से उठवाया था। तालूत बोला। क्यों? वो लोग तो तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहे थे। अगर वहां ना पहुंचे और दोबारा पकड़े गए तो वो लोग इससे ज्यादा ज्यादती करेंगे। बड़े खतरनाक लोग हैं। मगर पकड़े ही क्यों जाओगे? इसलिए बाबा हुजूर कि अब मैं भी एक आम इंसान से ज्यादा हैसियत नहीं रखता। वो कौन है जिसने तुम्हें आग में डाला था? एक हिंदू साधु तिलका। क्या वो जिंदा है? नहीं, उसे मेरे हम शक्ल दोस्त ने कत्ल कर दिया। इंसान बहरहाल इंसान है, अशरफुल मखलूकात। देख लो, तुमसे वो ना हुआ जो उसने कर दिखाया। बहरहाल पीर अबू ज़र उसके पास चले जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। शहनशाह ने कहा और तालूत ने उठकर उनके हाथों को बोसे दिए। थोड़ी देर के बाद हम वहां से वापस आ गए। तालूत ने आंख दबाते हुए कहा, कैसी रही उस्ताद? लाजवाब, कमाल किया है तूने बदमाश इंसान। जिन कहो जिन, तालूत बोला। ये पीर अबू ज़र इसका कौन है? बुजुर्ग हैं, बड़े काम की चीज़ हैं, बस मैं जल्दी से हो आऊं। वैसे तुम्हें मेरे मुआहदे पर एतराज़ तो नहीं है? कौन सा मुआहदा? वो डूबने चांद की रात वाला। ओ नहीं तालूत, एतराज़ की क्या बात है? मैं तो बहुत खुश हूँ। इस तरह तुम्हारे वालदैन भी खुश रहेंगे। 2 दिन की बात ही क्या होती है? मैंने खलूस से कहा। सच पूछो तो ये इतनी उम्दा बात हुई है कि जिसका कोई जवाब नहीं। इससे मुझे भी मुराआत मिल जाएंगी यकीनन। अच्छा तो मेरी जान, इजाज़त। मुमकिन है कुछ वक्त लग जाए। खुदा हाफ़िज़, मैंने कहा और तालूत चला गया। मैं एक गहरी सांस लेकर अपने कमरे में चला गया था और फिर मैं एक मजहरी पर दाराज होकर गहरी सोच में डूब गया। मैंने आंखें बंद कर ली थीं और फिर ना जाने गनूदगी आ गई या मैं ज़हनी तौर पर इतना खो गया कि कोई एहसास ना रहा। पेशानी पर एक नरम गुदास सी गर्माहट का एहसास हुआ तो आंखें खुल गईं। आंखें खुली तो एक रंगीन बदन खुद पर झुके हुए पाया। 14 तबक रोशन हो गए। जल्दी से उसके नीचे से सिरक कर उठ गया। इमरान, उसकी मुतरन्नम आवाज़ उभरी और मैंने गहरी सांस ली। वही मामला था। मैंने सुना है इमरान, तुमने वापस जाने की इजाज़त हासिल कर ली है। उसने कहा, जी हाँ। मेरे दिल की आवाज़ आज तक तुम्हारे कानों में नहीं पहुंची इमरान। हसीन खदो खाल वाली लड़की ने उदास निगाहों से मुझे देखते हुए कहा। तार खराब होंगे, मैंने जवाब दिया। क्या इंसानों की आबादी में किसी से दिल लगा बैठे हो इमरान? सींग निकल आए हैं क्या मेरे? मैंने कहा। फिर मेरी मोहब्बत कबूल क्यों नहीं कर लेते? क्या तुम्हें आज तक एहसास नहीं हुआ कि मैं तुम्हें किस कदर चाहती हूँ? कभी गौर ही नहीं किया? क्या मैं इस काबिल नहीं?
آپ کی قابلیت پر میں نے غور نہیں کیا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس لیے کہ میں عبران نہیں ہوں۔ میں نے ڈراپ سین کر دیا اور وہ اچھل پڑی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے گھورتی رہی اور پھر دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر باہر بھاگ گئی۔ اہم میں نے مصنوعی ڈکار لی اور سر سہلانے لگا۔ ابھی اور نہ جانے کتنے دلچسپ واقعات پیش آئیں گے۔ میں نے سوچا یہاں بھی عشق و محبت کے جراثیم کافی مقدار میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ خاتون بھی عبران سے عشق کرتی ہیں۔ بہر صورت کوئی انوکھی بات نہیں، ہم لوگ تو برہم چاری ہو کر رہ گئے ہیں۔ اور پھر میری ذہنی رو عظمت پور کی طرف بھٹک گئی۔ شکیلہ کا معاملہ بے حد پراسرار ہو گیا تھا۔ آخر وہ کیا تھی اور اس نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ اور پھر اچانک ہی میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا اور میں اچھل کر بستر پر بیٹھ گیا۔ اس انداز میں پہلے کیوں نہیں سوچا؟ کیسی غلطی ہو گئی؟ تالوت کہاں ہو یار؟ جلدی آؤ، میں نے کہا۔ ہم یہاں ہیں ہماری جان۔ کارنس سے تالوت کی آواز آئی اور میں اچھل پڑا۔ کارنس پر ایک خوبصورت پرندے کا مجسمہ رکھا ہوا تھا۔ آ جاؤں، پرندے نے چونچ ہلاتے ہوئے کہا اور میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجسمے کو گھور رہا تھا۔ دوسرے لمحے دانت کے بنے ہوئے مجسمے نے پر کھولے اور کارنس سے پرواز کرتا ہوا میری آغوش میں آ بیٹھا۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ابے سیدھا بیٹھ، کیا اچھل کود مچا رکھا ہے؟ پرندے نے پھر کہا۔ تالوت، میں نے سرسراتی آواز میں کہا۔ اوہ لے یار، مجسمے نے کہا اور دوسرے لمحے تالوت میرے سامنے تھا۔ مجسمہ پھر بے جان ہو گیا تھا۔ ارے باپ رے، یہ سب کیا ہے؟ سب کچھ ہے میری جان، نئے ساز و سامان سے آراستہ تالوت آپ کی خدمت میں۔ اوہو، تو تمہاری قوتیں پھر مل گئیں۔ پیر سائیں زندہ باد۔ بابا حضور نے مخصوص ہدایت کے ساتھ تو بھیجا نہیں تھا، چنانچہ جو چاہا مانگ لیا۔ مبارک ہو یار، دلی مبارکباد۔ مجھے کیوں پکار رہے تھے؟ بس ذہن میں ایک خیال آیا تھا۔ کیسا خیال؟ تالوت نے میرے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تالوت کے چہرے کی دمک سے اندازہ ہو رہا تھا جیسے وہ بہت خوش ہے۔ ظاہر ہے اس کی کھوئی ہوئی دولت اسے مل گئی تھی۔ ہوٹل میں ہمیں شکیلہ ملی تھی، ہاں، اور اس کے انداز میں اجنبیت تھی، ہاں تھی۔ کیا وہ حقیقتاً اجنبی نہیں ہو سکتی؟ کیا مطلب؟ یار کہیں وہ افشا ہی تو نہیں؟ اوہو، تالوت بھی ہکا بکا رہ گیا۔ کئی منٹ تک وہ خاموش رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا۔ یہ حقیقت ہے عارف، جب گردش ہوتی ہے تو انسان کا ذہن بھی معوف ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہم نے پہلے نہیں سوچی تھی۔ ہاں، ہو سکتا ہے میرے دوست، ہو سکتا ہے یہی بات ہو، لیکن وہ افشاں تھی تو اس کا مطلب ہے کافی چالاک لڑکی ہے اور کسی مصیبت میں نہیں ہے۔ ارے تم نے محسوس نہیں کیا؟ ہاں یقیناً۔ پھر تو وہ جان بوجھ کر گھر سے غائب ہے۔ ابھی قیاس آرائی مناسب نہیں، وہاں چل کر ہی غور کریں گے۔ بس اب یہاں سے بھاگو، تالوت نے کہا۔ یہ تو تمہاری مرضی پر منحصر ہے، اجازت لے لی؟ بس اجازت ہی لینا ہے۔ ویسے یار تم نے ذہن ہلا کر رکھ دیا۔ یہ بات عین ممکن ہے کہ وہ افشاں ہی ہو۔ ہم بیچارگی شکیلہ کی طرف سے یوں ہی بدگمان ہو گئے، مگر پھر شکیلہ کہاں گئی؟ تبرک، وہی تبرک۔ اوہو تبرک بیٹے سنبھلو، اب تمہاری شامت ہی آ گئی، دیکھ لوں گا تمہیں اچھی طرح، تالوت نے گونسا بناتے ہوئے کہا اور میں ہنس پڑا۔ در حقیقت بیچارے تصدق کی تو اب شامت آ ہی گئی تھی۔ آؤ عارف، اب مادر ملکہ اور شہنشاہ سے اجازت لے لیں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ جیسے تمہاری مرضی۔ ویسے ابھی کچھ دیر قبل ایک خاتون میرے پاس آئی تھی، میں نے اس کے ساتھ کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ خاتون؟ تالوت نے میری طرف دیکھا۔ ہاں، کیا فرماتی تھی؟ عشق؟ اللہ اکبر، پھر تم نے معذرت کر لی؟ ہاں، میں نے تصدیق کر دی کہ میں یوسف عبران نہیں بلکہ عارف ہوں، چنانچہ فرار ہو گئیں۔ نہایت مناسب۔ کون خاتون تھی؟ میں کیا جانوں؟ تالوت نے آنکھیں پھاڑ دیں۔ کیا مطلب؟ بھائی ایک آدھ ہو تو یاد بھی رکھوں، نہ جانے کون کون ہے، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا اور میں خاموش ہو گیا۔ ظاہر ہے وہ شہزادہ تھا، اس معاملے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ملکہ عالیہ اور شہنشاہ کے حضور پہنچ گئے اور تالوت نے ان سے اجازت طلب کی۔ اتنی جلدی کیا ہے عبران؟ ایک آدھ دن اور رکو۔
मैं हस्बे वादा ज़रूर हाजिर हो जाऊंगा। मादर मेहरबान, कुछ मामलात ऐसे हैं जिनकी मुझे जल्दी है, इजाज़त दें, निहायत शुक्रगुजार हूँगा। ठीक है, लेकिन एक बार फिर तुम्हारा वादा याद दिला रहा हूँ, चांद डूबने वाली रात तुम यहाँ होगे। इस वादे में कभी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, शहनशाह ने कहा। आप मुतमिन रहें बाबा हजूर, तालूत ने जवाब दिया, और फिर उसने आगे बढ़कर माँ और बाप के हाथ चूमे। मलका ने मेरे सर पर भी हाथ फेरा। शहनशाह ने मुझसे मुसाफा किया और हम दोनों बाहर निकल आए। रासम साथ नहीं जाएगा? मैंने पूछा। क्यों नहीं? तालूत ने कहा और फिर आवाज़ दी, रासम। हाजिर, रासम ने बाएं समझ से जवाब दिया। क्या इंतजामात हुए? जो हुक्म, रासम ने जवाब दिया। तब मेरा ख्याल है इह्तिमाम की ज़रूरत नहीं। वो अपना तबरुक कहाँ है? अजमतपुर के बागात में। क्या कर रहा है? सो रहा है, रासम ने जवाब दिया। तालूत ने आहिस्ता से कहा और फिर उसने मेरी तरफ देखा। मेरे नज़दीक आ जाओ आरफ, उसने कहा और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं जानता था कि अब वो क्या हरकत करने वाला है। उसने मेरा हाथ ऊंचा किया और मैं गिरने से संभलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन रासम ने हाथ नीचे कर लिया और मेरा सर चकरा गया। और फिर मैंने सरसब्ज़ दरख्त देखकर गहरी सांस ली थी। तकनीक में थोड़ी सी तब्दीली की है, तालूत मुस्कुराते हुए बोला। ठीक है भाई, शिकार हूँ तुम्हारा, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। गलत, हमारा शिकार तो भाई तबरक हैं। आओ ज़रा इनकी ज़ियारत करें। प्रोग्राम क्या है? मुरम्मत करेंगे खबीस की, तालूत दांत पीस कर बोला। इसमें क्या मज़ा आएगा तालूत? फिर तुम बताओ। मेरा ख्याल है उसे तंग किया जाए। किस तरह? यार तुम भी यही पूछ रहे हो, तुम्हारे लिए ये कोई मुश्किल काम है? क्या ख्याल है इससे शकीला के बारे में मालूम करें? वो भी मालूम करेंगे, तब फिर आओ, तालूत ने कहा और हम उस इमारत की तरफ चल पड़े जहां तसद्दुक की मौजूद होने के अमकानात थे। हमारा अंदाज़ा और रासम का कहना दुरुस्त था। तसद्दुक एक कमरे में सो रहा था। हम लोग उसके सरहाने पहुंच गए। मोटे आदमी के मोटे खराटों से कमरा गूंज रहा था। अजीब मज़का खेज खराटे ले रहा था, जैसे दो कुत्ते लड़ने से कबल एक दूसरे पर गुर्रा रहे हों। खराटे की इब्तिदा करते वक्त उसका मुंह पूरा खुल जाता था और फिर बाद में होंठ मजबूती से भींच जाते। क्या ये दम तोड़ रहा है? तालूत ने हैरत से उसे देखते हुए कहा। नहीं, खराटे ले रहा है। उसकी हल्क से खरखराहट तो ऐसे ही बुलंद हो रही है जैसे कोई बकरा ज़िबा किया जा रहा हो। यार आरफ, मुझसे इसकी ये हालत देखी नहीं जा रही। क्या मैं इसके मुंह में कपड़ा ठोंस दूं? और फिर वो अचानक किसी ख्याल के तहत उछल पड़ा। मैंने एक हाथ बुलंद किया और मुट्ठी बंद कर ली। फिर उसने तसद्दुक के मुंह के करीब मुट्ठी खोल दी। सुर्ख रंग की कोई चीज़ मैंने भी तसद्दुक के होंठों पर देखी थी। आ जाओ, तालूत ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा और कमरे के कोने में पहुंच गया। क्या किया है? मैंने पूछा, लेकिन फिर अपना सवाल खुद ही तशन्ना छोड़ दिया, क्योंकि तसद्दुक ने मुंह बंद किया था और उसके खौफनाक धाड़ कमरे में गूंज उठी। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकली और उसने बिस्तर से छलांग लगा दी। फिर वो ज़मीन पर कूदने लगा। वो थू थू करता जा रहा था, लेकिन मिर्चें ऐसे तो पीछा नहीं छोड़ सकती थीं। तसद्दुक की बुरी हालत थी। चेहरा सुर्ख था, आंखों से पानी निकल रहा था और मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें। वो कमर पर हाथ रखे नाच रहा था और फिर वो बाथरूम में घुस गया। तालूत पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहा था। यार, ये तो बहुत ही उम्दा रकास है, इसकी ये सिफत तो आज ही मालूम हुई, तालूत हंसते हुए बोला। पानी भी उसका हल्क साफ नहीं कर सकेगा। मिर्चें खालस थीं और ये हकीकत थी। तसद्दुक काफ़ी देर तक गुस्ल खाने में गरारे करता रहा। फिर जब वो बाहर आया तब भी उसकी हालत अच्छी ना थी। वहां से वो सीधा बावर्ची खाने पहुंचा। पहले कोई चीज़ खाई, फिर घी की कुलियाँ की, तब जाकर शायद उसे सुकून मिला। हम लोग भी उसके पीछे बावर्ची खाने के दरवाजे तक पहुंच गए और बावर्ची खाने से निकलते वक्त उसकी निगाह हम दोनों पर पड़ी और वो बुरी तरह उछल पड़ा। तुम? उसकी आंखें फैल गईं। आहा भाई तबरक, कैसे हैं आप? तालूत ने दोनों बाजू फैलाते हुए कहा। तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम पुलिस को जल देकर निकल गए थे, तसद्दुक ने बदहवास लहजे में कहा। ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सके भाई तबरक, क्या हम वहाँ से क्यों भागे थे? तुम तो आदी बदमाश हो। दुरुस्त ख्याल है, लेकिन हमें गिरफ्तार करने में आपने पुलिस की पूरी मदद की है। हाँ की है, फिर ये मेरा फ़र्ज था।
हम भी अपना फर्ज ही पूरा करने आए हैं तबरक भाई। तुम मुझे धमकी दे रहे हो, क्या चाहते हो तुम लोग? आदि बदमाश हैं, अगर चाहें तो आपको कत्ल करके खामोशी से बाग के किसी हिस्से में दफन कर दें, लेकिन हम इस तरह मारने के कायल नहीं। हम आपको ऐसी सजा देंगे तबरक भाई कि जिससे दूसरे भी महफूज होंगे। वैसे मेरा ख्याल है मिर्चें आपको पसंद आई होंगी। तो ये सब कुछ तुमने किया है जलीलो, ये तो इब्तिदा है तबरक भाई। हम तो कब्र में भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपने हम दोनों की जान ले ली है, हम भी आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या मतलब? तसद्दुक चौंक पड़ा। हाँ तसद्दुक, हमारी जिंदगियां तुम्हारी वजह से गई। जिंदगियां गई? ओहो, अनजान क्यों बन रहा हो? क्या तुम ही ने हमें गिरफ्तार नहीं कराया? लेकिन जिंदगियों वाली बात, पुलिस ने हमारे ऊपर इतना तशद्दुद किया कि हम मर गए। तसद्दुक का मुंह भाड़ की तरह खुल गया। ओह, क्या तुम्हारे यहाँ के अखबारात में हमारी मौत की खबर नहीं छुपी? नहीं, उनमें तो तुम्हारे फरार की कहानी है। पुलिस की रिपोर्ट तो ये है कि तुम दोनों बड़े पुरइसरार अंदाज में फरार हुए। कुछ पुरइसरार लोगों ने इस फरार में तुम्हारी मदद की है, तसद्दुक बोला। खूब जाहिर है पुलिस इसके अलावा और क्या कह सकती थी। हालांकि हकीकत ये है कि हमारे ऊपर तशद्दुद की इंतहा कर दी गई और फिर जब हम मर गए तो हमारी लाशें दरिया में डलवा दी गईं। दरिया में? तसद्दुक उछल पड़ा। हाँ दरिया में, तालूत अल्फाज चबाते हुए बोला। लेकिन फिर तुम वहां से कैसे निकले? रूहों के लिए कौन सी बात मुश्किल है? रूह? तसद्दुक की चीख निकल गई। मगर तुम यहाँ क्यों आए हो? उन लोगों से इंतकाम लेने जो हमारी मौत के जिम्मेदार हैं। अरे मर गया। तसद्दुक ने अपनी भारी भरकम बदन के साथ बड़ी फुर्ती से दरवाजे की तरफ छलांग लगाई। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तालूत ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। भाग रहा है, जाएगा कहाँ? तालूत पूरी तरह शरारत के मूड में था और फिर वो मेरा हाथ पकड़े बाहर निकल आया। तसद्दुक बड़ी तेजी से दौड़ रहा था, हम उसे साफ देख रहे थे। बाग के एक गोशे में पहुंचकर वो रुका और खौफजदा निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। तालूत ने मुझे इशारा किया और इस बार उसने मुझे पहलावा भी नहीं दिया था, बस हल्का सा चक्कर आया और दूसरे लम्हे हम तसद्दुक की पुश्त पर थे। तसद्दुक का रुख सामने था। तो प्यारे तबरक, तालूत बोला और तसद्दुक की दहशत अमीज चीख निकल गई। उसने गर्दन घुमाकर हमें देखा और बुरी तरह चीखने लगा। उसने फिर भागने की कोशिश की, लेकिन तालूत ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। कहाँ तक भागोगे मेरी जान? तालूत बोला। चलो भाग जाओ। उसने तसद्दुक का गिरेबान छोड़ दिया और तसद्दुक कमान से निकले हुए तीर की तरह दौड़ा। तालूत ने हाथ आगे बढ़ाया और मैंने भी वो खौफनाक मंजर देखा जो बिला शक इंसान को दहलाने के लिए काफी था। खुद मेरी भी ना जाने क्या हालत होती अगर मैं तालूत से वाकिफ ना होता। तालूत का हाथ किसी रस्सी की तरह दराज हो गया। उसका पंजा तसद्दुक के गर्दन के साथ साथ आगे बढ़ रहा था और बिलाशुबा तसद्दुक कोई 100 गज दूर गया होगा। तब तालूत ने दोबारा उसकी गर्दन पकड़ ली और फिर उसका पंजा तसद्दुक को वापस उसके पास खींच लाया। तसद्दुक अब होशो हवास खो बैठा था। अच्छा प्यारे तसद्दुक, अब इजाजत दो और हाँ, हमारी तरफ से ये तोहफा कबूल करो, आते जाते रहेंगे। तालूत ने एक चीज निकाली और तसद्दुक की पुश्त से लगा दी। मैंने चौंक कर उस शय को देखा। स्याह रंग के लंबे लंबे बालों वाली एक दुम थी जो जोर जोर से हिल रही थी। दुम तो ठीक थी, चिपकाई जा सकती थी, लेकिन वो हिल किस तरह रही थी ये मेरी समझ में भी नहीं आया। तसद्दुक ने तो शायद इस बार पर गौर भी नहीं किया था। फिर तालूत ने दोनों हाथ उठाए और पीछे हट आया। तसद्दुक आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देख रहा था। अरे क्या ये अंधा हो गया है? मैंने तालूत के कानों में सरगोशी की। नहीं, बस हमें नहीं देख सकता, मुझे भी, हाँ तुम्हें भी। ओह, मैंने गहरी सांस ली। इसका मतलब है इस बार तुम जरूरत से ज्यादा ही मसला होकर आए हो। मगर ये दुम तोहफतन दी है भाई तबरक को। यार ये हिल कैसे रही है? हमेशा हिलती रहेगी। अब इसका नाम तसद्दुक दुमदार है साहब, तालूत ने कहा और मैं हंस पड़ा। हम दोनों कुछ फासले से उसे देख रहे थे। उस बेचारे के हवास अभी तक दुरुस्त नहीं हुए थे। उसे शायद यकीन नहीं आया था कि हम उसे छोड़कर चले गए। वो अब भी जरा सी आहट पर चौंक कर चारों तरफ देखने लगता। एक बात है तालूत, मैंने कहा। क्या?
हम इससे शकीला के बारे में तो कुछ भी नहीं पूछ सके। पूछ लेंगे, जरा दम से ले लेने दो इसे, अब इसे छोड़ेगा कौन? तालूत ने हंसते हुए कहा और हमारी निगाह पर तसद्दुक की तरफ उठ गई। वो अपना लिबास दुरुस्त कर रहा था और फिर वो एक तरफ चल पड़ा। ना जाने कहाँ जा रहा था। तालूत ने मुझे इशारा किया और हम दोनों उसके पीछे चल पड़े। तसद्दुक शायद हमारे कदमों की चाप भी नहीं सुन पा रहा था। बहरहाल चंद मिनट के बाद वो दरख्तों के दरमियान खड़ी एक लैंड रोवर तक पहुंच गया। हम उसका मकसद समझ गए थे। फिर भला लैंड रोवर में वो अकेला क्यों होता? हम भी उसके साथ थे और उसकी पुश्त पर बैठ गए। तसद्दुक लैंड रोवर की सीट पर बैठा और फिर उछल पड़ा। उसने पुश्त पर हाथ मारा और बालों वाली दुम उसके हाथ में आ गई। तसद्दुक की बेसाख्ता धाड़ बहुत जोरदार थी। शायद वो दुम को सांप समझा था। उसने सीट से छलांग लगाई और खुले हुए दरवाजे से बाहर जा पड़ा। बुरी तरह गिरा था, लेकिन दुम के साथ थी। उसे महसूस करके तसद्दुक ने फिर चीख मारी और जोर से खींचकर खुद से अलग करना चाहा, लेकिन फिर दूसरी चीख भी फितरी थी। एक बार वो फिर गिर पड़ा। तब उसने संजीदगी से दुम को हाथ में पकड़कर देखा और उसका चेहरा फक हो गया। उसने अच्छी तरह दुम टटोली, उसे चेहरे के करीब करके देखा। अरे ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया? वो रोती हुई आवाज में बोला। अरे बाप रे, दुम निकल आई। फिर वो फूट फूट कर रोने लगा। अजीब मज़का खेद अंदाज में रो रहा था और फिर चुप भी अचानक ही हुआ था। शायद कोई ख्याल आ गया। अरे बाप रे, एक बार फिर वो सहमे हुए अंदाज में चीखा और फिर जल्दी से लैंड रोवर में घुस गया। उसने बेमुश्किल तमाम दुम समेट कर किसी तरह एक तरफ रखी और लैंड रोवर स्टार्ट करके अंधाधुंध दीवारों की और बाग से निकल भागा। हम दोनों ने सीटें मजबूती से पकड़ ली। तसद्दुक पागलों के से अंदाज में ड्राइविंग कर रहा था। बाग से काफी दूर आकर वो किसी हद तक संभला और उसने रफ्तार सुस्त कर दी। दूर से एक कार आती हुई नजर आई। तसद्दुक ने लैंडरो की रफ्तार कुछ और सुस्त की। कार लैंडरो के करीब से गुजरी और फिर उसमें से एक तेज नस्वानी आवाज उभरी, हाय तसद्दुक! और तसद्दुक ने बौखलाए हुए अंदाज में ब्रेक लगा दिए। दूसरी तरफ जाने वाली कार भी रुक गई थी और फिर वो तेजी से रिवर्स होकर तसद्दुक की गाड़ी के बराबर पहुंच गई और एक बार फिर हमारे जहन को झटका लगा। वो शकीला ही थी। तसद्दुक साक तो जामद उसे देख रहा था। अरे तसद्दुक, कैसे हो तुम? कहाँ भाग रहे हो? लड़की मुस्कुराती हुई बोली। अफशा बीबी, तसद्दुक ने आहिस्ता से कहा। क्यों, क्या मुझे पहचानने में दिक्कत हो रही है? लड़की ने कहा। आप आ गई अफशा बीबी। हाँ, मैंने तुम्हें इत्तला दी थी। इत्तला तो मिल गई थी, लेकिन आपने मार दिया मुझे। मैं तो बेमौत मारा गया। अफशा बीबी, मारा गया? खुदा की कसम। अरे अरे, क्या हुआ तसद्दुक? अब जा कहाँ रहे हो? चलो वापस चलो। कहाँ? तसद्दुक उछल पड़ा। बाग में। तसद्दुक गैर इख्तियारी तौर पर चीखा और अफशा गहरी सांस लेकर उसे घूरने लगी। कुछ और खिसक गए हो शायद, लड़की उसे घूरते हुए बोली। मैं क्या बताऊं? तसद्दुक रूहानी आवाज में बोला। ओहो, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ तसद्दुक। कैसे बताऊं? तसद्दुक ने बेचारगी से कहा। क्यों, क्या तुम्हारे हल्क में तकलीफ है? लड़की ने कहा और तसद्दुक ने गर्दन झुका ली। वैसे हम दोनों ही गहरी निगाहों से लड़की का जायजा ले रहे थे। बिलाशुबा वही थी जो होटल में मिली थी। ये बात जहन में आई थी, लेकिन अब यकीन हो गया कि ये शकीला नहीं, अफशा है। लेकिन अफशा और तसद्दुक की बातें समझ में नहीं आ रही थी। क्यों सड़क रोके खड़े हो? मैं कहती हूँ बाग में क्यों नहीं चलते? वहाँ सुकून से गुफ्तगू होगी। नहीं नहीं, बाग में नहीं, खुदा की कसम बाग का नाम ना लें, हार्ट फेल हो जाएगा। तसद्दुक फिर सहमे हुए लहजे में बोला। अरे तो खुदा के बंदे, कहीं तो मरो। क्या कहीं यहीं खड़े रहोगे? आप मेरी गाड़ी में आ जाएं अफशा बीबी, और अपनी गाड़ी यहाँ का क्या करूं? यहीं किनारे कर दें, फिर वापसी में आप इसको जगह को छोड़ दूंगा। और जाओगे कहाँ? कहीं भी नहीं, बस किसी पुरसकून जगह गाड़ी रोक कर बातें करेंगे। क्या यहाँ मुसीबत आ रही है? ये जगह भी तो पुरसकून है। गाड़ी साइड में करके नीचे उतर आओ। दरख्त के नीचे चलकर बैठते हैं। ना जाने बाग के नाम से तुम पर क्यों वहशत सवार है। बस मैं आपको नहीं बता सकता अफशा बीबी। ना बताओ, जहन्नम में जाओ। अब उतरो तो सही। अफशा बीबी, मैं उतर भी नहीं सकता, तसद्दुक ने लिहाजत से कहा।
अरे तुम तो वाकई पागल हो गए हो। मैं सोच रही हूँ तुम्हारी दिमागी हालत पर एतबार भी करूँ या ना करूँ। आप जो कुछ भी चाहें समझ लें, आप इसी गाड़ी में आ जाएं। तसद्दुक भर्राई हुई आवाज़ में बोला और अफशा ने एक गहरी सांस ली। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की और एक झटके से आगे बढ़ाकर सड़क के किनारे पार्क कर दी और फिर वो दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरी और लैंड रो में आ बैठी। तसद्दुक इस दौरान दुम छुपाने की कोशिश करता रहा था। उसने हत्तुल मकान दुम छुपा ली। अफशा ने गाड़ी में दाखिल होकर ऊपर से नीचे तक देखा। बेज़ाहिर तो कोई तब्दीली नज़र नहीं आती, अलबत्ता खोपड़ी ज़रूर खिसक गई है। मैं कुछ नहीं कहूँगा अफशा बीबी, कुछ भी नहीं कह सकता। अच्छा अब चलो यहाँ से, कंपनी पार्क चलूँ, यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। ओहो फजूल आदमी, जहाँ दिल चाहे चलो। तसद्दुक ने फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। हम दोनों की दिलचस्पी अरूज पर थी। इस वक्त तो वाकई लुत्फ आ गया था। कैसे अनोखे इंकशाफात हुए थे अचानक। और अब इन दोनों की गुफ्तगू से यकीनन बहुत से राजों का इंकशाफ होगा। मुमकिन है शकीला का पता भी चल जाए। चुनाचा हम भी खामोशी से कंपनी पार्क का इंतजार करने लगे। अफशा बार बार तसद्दुक की शक्ल देखने लगती, लेकिन तसद्दुक की निगाहें सामने थीं और उसके चेहरे पर शदीद हैजान के आसार थे। रास्ते में खामोशी रही और थोड़ी देर के बाद लैंड्रू कंपनी पार्क के सुनसान इलाके में दाखिल हुई। फिर एक जगह गाड़ी रोककर तसद्दुक गहरी गहरी सांसें लेने लगा। अफशा अब भी खामोशी से उसे देख रही थी। तुम्हें क्या हुआ है तसद्दुक? आखिर वो आजज आकर बोली। तवील दास्तान है अफशा बीबी, शायद मेरी तवील जुदाई ने तुम्हारे अंदर काफ़ी तब्दीली पैदा कर दी है। अफशा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो पैदा ही मजाक उड़ाए जाने के लिए हुआ हूँ अफशा बीबी, आपका दिल खुश हो जाए, बस यही मेरी ख्वाहिश है। भाई तुम्हारा अंदाज ही ऐसा है, बेइख्तियार जुबान में खुजली होने लगती है। मेरी बदकिस्मती कि मैं आपको कभी मुतासर ना कर सका। अच्छा अब फजूल बातों से परहेज करो, घर के हालात बताओ। बेहद खराब हैं, आपने बड़ा जुल्म किया है अफशा बीबी। क्यों? बड़ी माँ तो कई बार मौत के मुंह से निकली हैं, उनका जहनी तवाज़न बिगड़ चुका है। अरे अफशा सहमे हुए अंदाज में बोली। ऐसी वैसी मुसीबत आई है यहाँ, क्या बताऊँ। तनवीर साहब बेचारे जिंदा दरगोर हो गए हैं। ओहो तसद्दुक, मुझे इस हद तक हालात बिगड़ जाने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप गायब कहाँ हो गई थीं? आपने तो वादा किया था कि आप अपने हर स्टेशन से रिपोर्ट देंगी। गलती हो गई तसद्दुक, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस कदर साबित कदम रहोगे। मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हें अपने ठिकाने के बारे में बताती रही तो एक रोज़ डैडी आएंगे और मुझे पकड़ कर ले जाएंगे। मैंने तो शायद शदीद तरीन हालात में भी जुबान नहीं खोली। वाकई तुमने एहसान किया। एहसान की बात नहीं अफशा बीबी, बारहा मेरा दिल चाहा कि आपके बारे में बता दूं, लेकिन इससे फ़ायदा सिवाय इसके कि आपका राजदार हो जाने की वजह से मेरी मुसीबत आ जाती। वाकई मेरी वजह से तुम बड़ी उलझनों के शिकार रहे हो। मैं आपको क्या बताऊं अफशा बीबी, ऐसे ऐसे हैरत अंगेज़ वाक़यात हुए हैं कि बस। अब क्या हालत है अम्मी की, नीम दीवानी है बेचारी, बस मैं क्या बताऊं। अफसोस मैंने इस हद तक हालात बिगड़ जाने के बारे में नहीं सोचा। अब क्या करूं तसद्दुक, सूरत हाल बेहद संगीन है। मैं तफसील बाद में सुनूंगी तसद्दुक, बराह करम मुझे फौरी तौर पर अम्मी के पास ले चलो। मगर अफशा बीबी, आप किस तरह, किस हैसियत से उनके सामने जाएंगी? तुम ही कोई तरकीब बताओ। अम्मी की हालत सुनकर मेरा तो जहन माऊफ हो गया और तसद्दुक गहरी सोच में डूब गया। हालात से आपको आगाह करना भी ज़रूरी है अफशा बीबी, लेकिन मेरे ख्याल में फौरी तौर पर इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं बाद में आपको तफसील बता दूंगा। अभी आप इससे नावाकिफ़ रहें तो बेहतर है। मेरी माने तो आप एक काम करें। हाँ बताओ, आप वापस महल पहुंच जाएं। हाँ फिर क्या कहूँ, आप एक कहानी सुना दें। आप तनवीर साहब को बताएं कि आपको चंद ख़तरनाक लोगों ने अगवा किया। आपको कोई एहसास नहीं कि वो आपको कहाँ कहाँ ले गए। आप पर हमेशा बेहोशी तारी रहती। फिर जब आपको होश आया तो आप किसी बर्दा फरोश के चुंगल में थीं। उसने आपको फ़रोख्त कर दिया और आप किसी अय्याश आदमी की ख्वाबगाह में पहुंच गईं। इस अय्याश इंसान ने आप पर दस्तराजी की तो आपने उसे कत्ल कर दिया।
اور اس کے قتل کے الزام میں آپ کو سزا ہو گئی۔ آپ بتا دیں کہ وہ کوئی چھوٹی سی افریقی ریاست تھی، پھر اس کی جیل میں بغاوت ہوئی اور آپ دوسرے قیدیوں کے ساتھ فرار ہو کر یہاں تک پہنچ گئیں۔ انہی میں کسی رحم دل قیدی نے آپ کی مدد کی۔ ونڈرفل، افشاں اچھل پڑی۔ ویری گڈ تصدق، تمہارا ذہن تو اچھی طرح کام کرتا ہے۔ آپ کو دیکھنے کے بعد تو ساری ذہنی قوتیں اود کر آئی ہیں، تصدق نے جواب دیا۔ تو پھر تھوڑی دیر قبل ایسی بہکی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ اوہو، میں نے کہا نا کچھ تفصیلات۔ تصدق پھر بدحواسی طاری ہو گئی۔ ارے یہ تمہارے نیچے کیا دبا ہوا ہے؟ افشاں چونک پڑی۔ اوہ، تصدق کا سانس پھولنے لگا۔ ارے ہٹو تو، افشاں نے تصدق کی دم پکڑ لی۔ خدا کے لیے، تصدق گھبرایا۔ اٹھو تو پاگل، یہ کیا دبا رکھا ہے؟ افشاں نے اس کی دم کو زور سے کھینچا اور تصدق کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ پوری دم پھر اس کے نیچے سے نکل آئی تھی۔ آخر یہ ہے کیا؟ افشاں اسے کھینچے جا رہی تھی۔ اس نے پوری قوت سے جھٹکا دیا تو تصدق اوندے منہ گرا، اور اس بار اس کی چیخ کے ساتھ افشاں بھی چیخی تھی۔ دم، افشاں بی بی، تصدق رو دینے والے انداز میں بولا۔ تمہاری ہی ہے، افشاں بے ساختہ بولی۔ تصدق نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا اور افشاں نے زوردار کہکا لگایا۔ خدارا میرا مذاق نہ اڑائیں، افشاں بی بی۔ مبارک ہو تصدق، اب تم مکمل ہو گئے، افشاں بے اختیار کہکے لگا رہی تھی۔ یہ مصیبت نہیں، دم ہے تصدق، افشاں نے پھر کہکا لگایا۔ براہ کرم خاموش ہو جائیں ورنہ میں خودکشی کر لوں گا۔ کچھ بھی ہو تصدق، یہ بڑی خوبصورت گھنے اور سیاہ بالوں سے ڈھکی ہوئی، اللہ ایسی دم سب کو دے۔ افشاں بہت انتہا پسند معلوم ہوتی تھی۔ افشاں بی بی، تصدق گرایا۔ اس نے لینڈ رو کا دروازہ کھول لیا تھا۔ ارے کہاں چلے تصدق؟ میں اب کسی کو منہ نہیں دکھاؤں گا، سمجھی آپ؟ ہمیشہ کے لیے کہیں چلا جاؤں گا۔ تو کیا ابھی دوسرے لوگ اس کے دیدار سے محروم ہیں؟ اڑا لیں آپ میرا مذاق۔ میں ہمیشہ آپ کا خیر خواہ رہا ہوں اور میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہیں۔ ارے تو کیا میں نے تمہاری دم نکال دی ہے؟ مجھ پر کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ ویسے تصدق، یہ نکل کیسے آئی؟ افشاں بے مشکل تمام ہنسی روکتے ہوئے بولی۔ کاش، تصدق بری طرح تلملا رہا تھا۔ ہاں بتا دو، افشاں نے اسے تسلی دی۔ اچھا تصدق، اب چلو، تم سے پھر تفصیلی بات چیت ہوگی۔ مجھے میری کار تک چھوڑ دو، وہاں سے میں اپنے ہوٹل جاؤں گی۔ میرے ساتھ بھی عجیب واقعات پیش آئے ہیں، ہم فرصت سے ان کا تبادلہ کریں گے۔ اور تصدق نے لینڈ رو اسٹارٹ کر کے واپس موڑ دی۔ افشاں بار بار اس کی دم ٹٹولنے لگتی اور تصدق اس طرح بدکنے لگتا جیسے در حقیقت یہ دم ہمیشہ سے اس کے بدن کا حصہ رہی ہو۔ پھر لینڈ رو اس کار کے پاس پہنچ گئی اور افشاں گاڑی سے اتر گئی۔ تم کب پہنچو گے تصدق؟ اس نے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں کہہ سکتا، کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ تم نے سنجیدگی سے میری اس بات پر غور ہی نہیں کیا۔ یعنی دم کی مصیبت؟ ہاں، تو کیا یہ نئی ہے؟ ہاں، میں آج ہی اس مصیبت میں پھنسا ہوں۔ ارے، افشاں حیرت سے بولی، گویا دوسرے ابھی اس کی زیارت سے محروم ہیں، اور وہ پھر ہنس پڑی اور تصدق نے جلاہٹ میں لینڈ رو اسٹارٹ کر دی۔ عارف، طالوت نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ میرا خیال ہے اب ہمیں افشاں کے ساتھ سفر کرنا چاہیے، تصدق سے پھر ملاقات کر لیں گے۔ جیسے تمہاری مرضی۔ نہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، تو آؤ افشاں کی گاڑی میں چلیں۔ طالوت نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم دونوں لینڈ رو سے اتر گئے۔ پھر ہم افشاں کی گاڑی میں پہنچ گئے۔ افشاں بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی اور پھر اس نے بھی کار اسٹارٹ کر کے واپس موڑ دی۔ انوکھی داستان ہے عارف، طالوت نے ایک گہری سانس لے کر کہا اور میں اچھل پڑا۔ میں نے افشاں کی طرف دیکھا، لیکن افشاں خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ اس نے شاید طالوت کے الفاظ نہیں سنے۔ تمہارا کیا خیال ہے طالوت؟ طالوت نے پھر بولا۔ طالوت، میں نے آواز بھینچ کر کہا اور طالوت چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ وہ سن لے گی، میں نے افشاں کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں سنے گی؟ کیوں؟ کیا تم ہماری آواز سن رہی ہو؟ طالوت حلق پھاڑ کر چیخا، لیکن افشاں کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ تب میں نے ایک گہری سانس لی۔ میری بھی نہیں سنے گی؟ وہ مکمل طور پر بہری ہے۔ کمال ہے۔ بہرحال میں تم سے متفق ہوں، حالات واقعی عجیب ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے ہمیں ہوٹل میں بے ہوش کیا تھا۔ ہاں، پھر شکیلہ کہاں ہے؟ مجھے یقین ہے اس کا جواب تصدق ہی دے سکے گا۔
वो हशर कर दूंगा उसका कि याद ही करेगा। तालूत दांत पीस कर बोला। और उस लूमड़ी को भी कुछ सजा दी जाए। उसने अफशा को घूरते हुए कहा, मेरे ख्याल है इसे माफ कर दो तालूत, ज़ाहिर है वो हमें नहीं जानती और हमने उसे पकड़कर तनवीर साहब के सामने ले जाने की धमकी दी थी। इस सिफारिश के पीछे कुछ है। तालूत ने शरारत अमीज निगाहों से देखा। दीवार है सिर्फ, बकवास मत करो, मैं बिगड़ कर बोला। खैर यूं भी भाई तबरक इसके आशिकों में मालूम होते हैं। दिलचस्प बात है, मेरे होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई और हम खामोश हो गए। अफशा की कार एक और होटल के सामने रुकी और उसने दरवाजा बंद किए और कार लॉक करके नीचे उतर आई। हम उसके पीछे पीछे थे। अफशा के कमरे में भी हम उसके साथ ही दाखिल हुए। अफशा ने घंटी बजाकर वेटर को बुलाया और फिर उससे होटल के सुपरवाइजर को, सुनो मैं होटल छोड़ रही हूँ, लेकिन मेरा सामान यहाँ चंद रोज यहीं रहेगा। कमरा आपके नाम रहने दिया जाए मैडम, आप इसे लॉक कर दें। ठीक है, ऐसा ही करो। ये एडवांस रखो और रसीद बनवा लो। बेहतर है मैडम, सुपरवाइजर ने अदब से जवाब दिया और फिर नोट संभालता हुआ चला गया। अफशा ने अपने लिबास में से एक मामूली सा लिबास तलाश किया और फिर कपड़े उतारने लगी। बंद करो, जल्दी से बंद करो, तालूत ने मेरी आंखों पर हाथ रखते हुए कहा और मैंने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। वो हमारी मौजूदगी से ला इल्म है, इसलिए हमें ये गैर इखलाकी हरकत नहीं करनी चाहिए। ठीक है यार, मैंने रुख बदल लिया और फिर अफशा तैयार हुई। उसने अपना सामान अलमारी में बंद किया और फिर कमरे से निकल आई। हम हस्बे मामूल उसके साथ थे। ताला लगाकर वो नीचे उतर आई। अफशा ने बाहर आकर एक टैक्सी रोकी। अब क्या करोगे तालूत? क्यों? तालूत ने मेरी तरफ देखा। टैक्सी में हम उसके साथ कैसे बैठेंगे? पैदल भी कुछ चलो, तालूत अजीब से लहजे में बोला। आओ, उसने मेरा हाथ पकड़कर कदम आगे बढ़ा दिए। टैक्सी स्टार्ट होकर चल पड़ी, लेकिन अजीब बात थी, हम कदम मुनासिब अंदाज में उठा रहे थे, लेकिन टैक्सी हमसे आगे नहीं निकल पा रही थी। गो उसकी रफ्तार तेज थी, लेकिन सड़क हमारे कदमों के नीचे मुख्तसिर तरीन हो गई थी। यहाँ तक कि हम तनवीर महल पहुँच गए। मैंने एक गहरी सांस ली। इस बार तुम जरूरत से ज्यादा ही ले आए हो तालूत, मैंने कहा। तालूत ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अफशा की सबसे पहली मुलाकात कमाल से ही हुई थी, जो टैक्सी देखकर रुक गया और फिर वो तीर की तरह शकीला की तरफ लपका। अरे मिस शकीला, आप आ गईं, वो मुसर्रत से बोला। कमाल, अफशा ने आगे बढ़कर उसके हाथ पकड़ लिए। कैसे हो कमाल? ठीक हूँ मिस शकीला, लेकिन क्या बकवास है, तुम मेरा नाम क्या ले रहे हो? क्या मतलब? भूल गए हैं मुझे या पागल हो गए हो? अफशा उसे घूरते हुए बोली। अफशा बाजी, हाँ हाँ भूल जाओ, निकाल फेंको मुझे जहन से कमीने कहीं के। अफशा बाजी, कमाल दौड़कर उससे लिपट गया। अफशा ने भी उसे लिपटा लिया था। आप कहाँ चली गई थी? उफ, आप आ गईं, इस घर की जिंदगी लौट आई। हम सब मुर्दों की सी जिंदगी गुजार रहे थे। आप कहाँ चली गई थी? अम्मी कैसी हैं कमाल? जल्दी से मुझे उनके पास ले चलो। आइए। और कमाल ने शोर मचा दिया। थोड़ी ही देर में सारे घर में कहराम मच गया। अफशा आ गई, अफशा आ गई। तनवीर साहब भी मौजूद थे। उनके चेहरे पर अजीब से तासरात थे। एक बार उन्होंने अफशा से पूछा, क्या सचमुच अफशा हो? डैडी, ये सब क्या है? कमाल ने भी मुझे शकीला कहकर मुखातब किया था। बहुत कुछ है बेटी, मालूम हो जाएगा तुम्हें। और फिर अफशा ने तसद्दुक की बताई हुई कहानी दोहरा दी। उसने उस चालाकी से यह कहानी सुनाई कि यकीन ना करने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। बहरहाल फिर दिन भर हंगामे होते रहे। तनवीर साहब ने एसपी आफ्ताब को भी बुलाया। आफ्ताब ने अफशा से उसके बयानात लिए और फिर तनवीर साहब को बेटी की बाजियाबी पर मुबारकबाद दी। लेकिन एसपी साहब, मैं इस बच्ची की बाजियाबी भी चाहता हूँ जो अफशा की हम शक्ल थी। मुझे उससे भी हमदर्दी है। मेरे ख्याल में अब उसका मिलना मुश्किल है तनवीर साहब। उसके साथी पुलिस को जुल देकर निकल गए। यकीनन वो अब उनके साथ होगी। मुमकिन है कभी तीनों एक साथ ही हाथ लग जाएं। ना जाने क्यों आज भी मेरा दिल उन्हें मुजरिम समझने को तैयार नहीं। तनवीर साहब बोले, आप नेक दिल इंसान हैं। बाद मुजरिमों की शक्लें बेहद मासूम होती हैं। आप इजाजत दें। एसपी साहब चले गए। हम लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया और एक सुनसान जगह पर चले आए। जी, तालूत ने गहरी सांस लेकर मुझसे कहा। फरमाइए। हमारी तो कोई पूछगछ अब यहाँ मुमकिन नहीं। मेरा ख्याल है किचन में चलकर खाने का बंदोबस्त किया जाए।
जैसा मुनासिब समझो, या फिर रासम से मंगवा लेते हैं, तालूत ने कहा और रासम को आवाज दी। दूसरे लम्हे रासम मौजूद था। खाना किचन से ही आना चाहिए, जो हुक्म, रासम ने मुस्कुराते हुए कहा, और थोड़ी देर के बाद खाने की ट्रे हमारे सामने थी। मैंने और तालूत ने इत्मीनान से खाना खाया। अब जरा भाई तबरुक को तलाश किया जाए। अरे हाँ, वो नजर नहीं आया। उस मकान में देखते हैं, तालूत ने कहा, और हम दोनों तसद्दुक के मकान की तरफ चल पड़े। लेकिन दरवाजे से कुछ दूर ही हम ठटक गए। अफशा तसद्दुक के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। तालूत ने मेरी तरफ देखा और फिर हम खामोशी से दरवाजे के नजदीक पहुंच गए। अफशा ने फिर दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? भाग जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं। अंदर से तसद्दुक की आवाज आई। दरवाजा खोलो तसद्दुक, मैं अफशा हूँ, अफशा ने कहा, और चंद सायद के बाद दरवाजा खुल गया। तसद्दुक अजीब से लिबास में खड़ा था। हम दोनों चुपके से अंदर दाखिल हो गए और फिर तसद्दुक की कमर पर गठरी देखकर मुझे हंसी आ गई। तसद्दुक ने अपनी दुम इस तरह लपेट कर बांध ली थी कि वो गठरी सी बन गई। आइए अफशा बीबी, उसने उदास आवाज में कहा। कैसे हो तसद्दुक? खुदा के वास्ते मेरा मजाक ना उड़ाएं, मैं सख्त परेशान हूँ। दुम कहाँ गई? अफशा ने झुककर उसे देखा और तसद्दुक उछल पड़ा। वो जल्दी से पीछे हट गया और फिर उसके चेहरे पर जिन्नों के आसार नजर आने लगे। अफशा बीबी, अगर आप मेरा मजाक उड़ाने आई हैं तो मैं दरख्वास्त करता हूँ, बराहे करम यहाँ से चली जाएं। मैं इस वक्त किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसने सख्त लहजे में कहा। ओहो नहीं तसद्दुक, लेकिन बराहे करम तुम मुझे अपनी परेशानी के बारे में बताओ तो, अफशा ने संजीदगी से कहा। मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं बता सकता। खैर तुम्हारी मर्जी, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बड़ी मुश्किल से आई हूँ, कुछ जरूरी बातें मुझे बताओ। वो एक कुर्सी पर बैठते हुए बोली। पूछिए, तसद्दुक ने भी एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, लेकिन दुम की वजह से वो बेचैन था। ये शकीला कौन है? बहुत सौ की जुबान से उसका नाम सुना है। आपकी हम शक्ल थी, हैरत अंगेज तौर पर हम शक्ल। ट्रेन में बड़ी माँ को मिल गई थी। उसके साथ दो हम शक्ल लोग थे, शैतान सिफत। सब ने उसे अफशा समझा, लेकिन मैं हकीकत जानता था। ओह, क्या वो मुझसे बहुत मिलती थी? इतनी के शनाख्त नामुमकिन थी। कमाल है, मगर वो कहाँ गई? ना जाने कहाँ। तसद्दुक की आवाज में अजीब सी कैफियत थी। और उसके साथी, वो दोनों जराइम पेशा थे, मैंने उन्हें गिरफ्तार करा दिया। तो वो जेल में हैं? नहीं, छूट गए, खुदा ही बेहतर जाने। बहरहाल तसद्दुक, तुमने मेरे साथ जो ताउन किया है उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। मेरी तरफ से दिल में कोई ख्याल ना लाना, लेकिन दुम के मसले में मेरा दम अटका रहेगा। बस मेरे लिए दुआ करें, खुदा मुझे मौत दे दे, आमीन, अफशा ने बेसाख्ता कहा और फिर जल्दी से बोली। अरे नहीं, मायूस होने की जरूरत नहीं, तुम इसे कटवा भी सकते हो। चली जाइए, खुदा के लिए चली जाइए। तसद्दुक झल्ला कर खड़ा हो गया। अरे, मैं तो तुम्हें तसल्ली दे रही हूँ, जबकि तुमने अभी तक मुझे पूरी तरह दिखाई भी नहीं। दिखाओ तो शायद मैं ही तुम्हें कोई इलाज बता सकूं। अफशा बीबी, मेरे ऊपर रहम खाइए, खुदा के लिए इस वक्त चली जाइए। अच्छा, खुदा हाफिज, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे मुझसे तुमसे हमदर्दी है। अफशा भी उठकर दरवाजे से बाहर निकल गई। हम दोनों कमरे में ही रहे। तसद्दुक ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया। तालूत इस दौरान कार्रवाई कर चुका था और अब हम निगाहों के सामने थे। तसद्दुक पलटा और बुरी तरह उछल पड़ा। तुम? उसने खौफजदा निगाहों से हमें देखा, फिर उसकी आंखों में खौनख्वार तासरात उभर आए, लेकिन फिर उनकी जगह बेबसी ने ले ली और फिर वो रो पड़ा। निजात दिला दो, खुदा के लिए मुझे इससे निजात दिला दो। मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, मैं बेमौत मर जाऊंगा। तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे इससे निजात दिला दो, मैं सख्त परेशान हूँ। और तुमने जो हमारी जिंदगियां खाक में मिला दी तसद्दुक, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं तुमसे दिली तौर पर शर्मिंदा हूँ। अगर मैं तुम्हारी जिंदगियां वापस दिला सकता तो जरूर दिला देता। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर बैठ गया। एक शर्त होगी तसद्दुक, बल आखिर तालूत बोला। बता दो, मैं ये शर्त मानने को तैयार हूँ। अफशा की कहानी सुनाओ। तसद्दुक ने बेबसी से हमें देखा, फिर कहानी सांस लेकर बोला, सुना दूंगा, खुआ कुछ भी हो जाए। तुम पहले मुझे इससे निजात दिला दो। पहले कहानी, लेकिन सच्ची। अब तुम्हारे सामने क्या झूठ बोलूंगा, तो फिर शुरू हो जाओ। दरअसल अफशा बीबी गैर ममालिक की सैर करना चाहती थीं।
अच्छा फिर? तनवीर साहब ने किसी तौर उन्हें इजाजत नहीं दी। मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने मुझे आलाकार बनाया। मेरे जरिए से ही उन्होंने पासपोर्ट वगैरह बनवाया और दूसरे जरूरी कागजात तैयार कराए। उन्होंने मुझसे कहा कि इनका दौरा मुख्तसर होगा और जहाँ भी होंगी मुझे आगाह रखेंगी। सारी तैयारियां करने के बाद एक रोज वो यूनिवर्सिटी गईं और वहीं से एयरपोर्ट चली गईं। उसके बाद उनका पता नहीं चल सका। उन्होंने मुझे भी जुल दे दिया था। यहाँ के हालात बिगड़ गए, लेकिन अब मैं जुबान कैसे खोल सकता था? खुद मेरी शामत आ जाती। ये है कुल कहानी। ओहो, मैंने तवील सांस ली। एक और सवाल तसद्दुक, वो भी पूछ लो। शकीला कहाँ है? मेरे एक दोस्त के यहाँ है। यकीन करो, उसे मैंने कोई तकलीफ नहीं होने दी। तुमने उसे अगवा किया था? हाँ, तसद्दुक ने सर झुका लिया। क्यों? तसद्दुक घबराए हुए अंदाज में हमारी शक्लें देख रहा था। उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। जवाब दो, तुमने उसे क्यों अगवा किया? माफ कर दो, खुदा के वास्ते माफ कर दो। तसद्दुक ने हाथ जोड़ लिए। जवाब दो तसद्दुक, मैंने नरम लहजे में कहा। तुम लोगों ने भी तो मेरी जिंदगी ज़ीक कर दी थी, मेरा जीना हराम कर दिया था। तुम लोगों ने जितना बेइज्जत मुझे किया, इससे कबल मैं कभी नहीं हुआ। मैं तुम लोगों से नफरत करता था। तो इसका इंतकाम तुमने शकीला से लिया? नहीं, तसद्दुक ने झल्लाई हुई आवाज में कहा। फिर? मैंने उसे इसलिए अगवा किया कि तुम यहाँ से दफान हो जाओ। तुम उसे तलाश करते फिरो और मेरी जान छूट जाए। यहाँ तुम्हारी पूछ-गुछ सिर्फ उसकी वजह से थी। उसके बाद तुम्हारा यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं रहता। लेकिन क्या ये जुर्म तुम नहीं किया तुमने तसद्दुक? बस मैं इतना ही आजज आ गया था। इसके बाद तुमने पुलिस को हमारी निशानदही की, लेकिन हमारे बारे में इल्म कैसे हुआ? इत्तफाकिया तौर पर मैंने अखबारात देखे, उनमें तुम्हारी तस्वीर और तफसील मिल गई। खूब। मैंने तालूत की शक्ल देखी, वो भी मेरी तरफ देख रहा था। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, अब हम तुम्हारे साथ क्या सलूक करें? बस कत्ल कर दो, मैं मरना चाहता हूँ। खुदकशी क्यों नहीं कर लेते? नहीं कर सकता। अब तक कर चुका होता, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। दुम दिखाने के काबिल हो तो? तालूत मुस्कुराते हुए बोला। तसद्दुक ने बेबसी से खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। क्या ख्याल है? मैंने उसे घूरा। हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी किए देते हैं तसद्दुक, इसे कत्ल कर दो, मैंने कहा और तालूत ने दोनों हाथ फैला दिए। तसद्दुक ने आंखें बंद कर लीं। लेकिन ठहरो, पहले इससे शकीला के बारे में तो मालूम करो। शकीला कहाँ है? तालूत उसे घूरते हुए बोला। निकल रोड के मकान नंबर चौधरी इस्माइल नामी एक शख्स है, मेरा दोस्त है। वो शरीफ आदमी है। बस मेरी दोस्ती से मजबूर होकर उसने शकीला को रख लिया है। बराहे करम उसे कुछ ना कहना, तुम किसी तरह भी उसे वहां से निकाल सकते हो। तसद्दुक ने जवाब दिया और तालूत ने एक ठंडी सांस ली।